जब आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो आपको उनको कोई कोई डिफरेंट स्टोरी नहीं सुनानी, लेकिन आपने वही बताना है कि अगर मैं ये यूनिवर्सिटी चूज कर रहा हूँ, इसमें जो प्रोग्राम मैं चूज कर रहा हूँ, उसमें जो सब्जेक्ट्स मैं चूज कर रहा हूँ, वो मेरे फ्यूचर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि बड़ा ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके आइडियाज क्लियर हों, डोंट नीड टू कॉपी फ्रॉम समवेयर एल्स, क्योंकि आप जितना ओरिजिनल रहेंगे, लाइफ में भी एक ये रूल ही है, जितना आप ओरिजिनल रहेंगे वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो बात अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम हाजिर हैं आपके पास एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की। इससे पहले हमने 2 वीडियोस की थी जिसमें हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ के लिए और उनके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। आज हमने दावत दी है एक सक्सेसफुल एप्लीकेंट जिनको इस साल स्कॉलरशिप अवार्ड हुआ है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे इस अंदाज में कि वो आपको कुछ मालूमात दें कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए तो इनकी इंफॉर्मेशन से आपको उसका फ़ायदा हो जाए। तो हम वेलकम करते हैं सैयद अमन शाह को इस वीडियो में। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको स्कॉलरशिप मिला। तो आप अपना तारुफ कराएंगे थोड़ा सा? जी जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद अमन शाह, पेशावर से बिलोंग करता हूँ। रशिया से मैंने ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में, और उसके बाद जो है 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, और लास्ट ईयर जो है मैंने अप्लाई किया था स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए स्वीडन में। तो मुझे जो है वो उपसला यूनिवर्सिटी में रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मास्टर्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस था रशिया में डिग्री के बाद 5 इयर्स का, वो किस कंपनी में था और वहाँ पर आप क्या काम करते थे? मैंने जो है पहले तो पाकिस्तान में जो है पेशावर में 2 इयर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी इंडस एंटरप्राइजेस के नाम से, उनके साथ एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो है एक चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी कराची में वेयू का नाम से, उसमें जो है मैंने 3 साल जो है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो काम किया। ज़बरदस्त। तो आपने स्वीडन ही क्यों चूज किया? देखें, मैं तो काफ़ी अरसे से जर्मनी के पीछे ही लगा हुआ था कि जर्मनी चूँकि एक सुनने में आया है कि सेटलमेंट के लिए भी बड़ी अच्छी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी अच्छी हैं। लेकिन ये था कि उसका वेटिंग टाइम जो है वो काफ़ी लंबा है। तो इस साल क्योंकि लास्ट 2 ईयर से मैं अप्लाई कर रहा था जर्मनी, तो इस साल यही था कि भाई स्वीडन भी एक अच्छी एक अच्छी कंट्री है। मेरे फील्ड के हवाले से एक रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से एक बड़ी अच्छी कंट्री है। तो इस वजह से जो है डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की और स्वीडन अप्लाई किया। और इंटरेस्टिंग ये है कि आपको पता कैसे चला कि स्वीडन में स्कॉलरशिप्स हैं या एजुकेशन फ़ी है, फ़ी नहीं है? तो ये कैसे आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? देखें, सारी चीज़ें जो हैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आपने एडमिशन सिक्योर करना है। तो उसके लिए आप जाते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशंस डॉट एस ई पे, और जैसे ही उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है फ़ी एंड स्कॉलरशिप के वहाँ पे एक ऑप्शन है। वहाँ पे जो है वो आप डिटेल्स देखेंगे तो उसमें स्वीडिश इंस्टीट्यूट का आ जाता है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स का आ जाता है। तो स्ट्रेट वहीं से पता लगा कि भाई स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है। सही। आपने ज़िक्र किया था कि जर्मनी में वेटिंग टाइम काफ़ी है, ज़्यादा है। इस वेटिंग टाइम का क्या मतलब है? अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो वेटिंग टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप हुँ, अगर एम्बेसी के लिए लेट सपोज अगर आपने एडमिशन सिक्योर कर भी लिया है, हुँ, और अगर आप जो है उसे कहते हैं वीज़े के लिए अगर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हुँ, एटलीस्ट 1 साल पहले जो है वो अप्लाई करना है। सही है। अच्छा, जी। एक और बात आपने बताई थी कि आपने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद आपका 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। हमारा जो है एक फेसबुक पे ग्रुप है, उसमें कोई 30,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो अक्सर सवाल हम वहाँ पर जो देखते हैं, लोग पूछते हैं कि स्टडी गैप है तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
देखें, वो जो गैप है, अगर आपने कहीं पे पॉजिटिव जगह पे यूटिलाइज किया, लेट्स सपोज कि मैंने मतलब वर्क एक्सपीरियंस, मैं हमेशा से यही सोचता था, मैं मतलब एक हर एक बंदे का एक माइंडसेट होता है, मैं यही सोचता था कि भाई मैं वर्क एक्सपीरियंस लूंगा, उसके बाद एक फील्ड वो चूज करूंगा जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि आप बहुत से लोगों को देखेंगे, इवन कि अगर आप बैचलर के बाद फॉरेन मास्टर्स करते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता कि असल में आप क्या करना चाहते हैं। आप फील्ड में जाएं, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, फिर आपको पता लगता है कि यार मुझे ये वाली फील्ड जो है वो चूज करनी चाहिए। तो वर्क एक्सपीरियंस आप ये देखेंगे कि मोस्टली जो स्कॉलरशिप है, चाहे वो जर्मनी के उठा के देख लें, चाहे वो फिनलैंड के उठा के देख लें, चाहे वो स्वीडन के उठा के देख लें, तो हर जगह पे वर्क एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने मांगा होता है मोस्टली। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो है वो वर्क एक्सपीरियंस होना जो है वो जरूरी है। जी। एक और चीज़ कि आपकी जो पहले डिग्री है, जो आपकी बैचलर की डिग्री है, और जो अभी आपने मास्टर्स डिग्री जिसके लिए आपको एडमिशन मिला है, ये कितनी ज़्यादा आपस में सिमिलर है? ये काफ़ी सिमिलर है। मैंने जो है बैचलर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में किया था, हम्म और पावर इंजीनियरिंग में ही जो है वो हम पावर प्लांट्स पढ़ते हैं, हम्म डिफरेंट वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो हम्म जो अभी मेरा मास्टर्स है, चूंकि मेरा थ्रू आउट एक्सपीरियंस देखें तो वो विंड पावर प्लांट्स में, हम्म इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। तो जब मास्टर्स मैंने चूज किया तो वो चूंकि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में है, तो हम्म सेम, ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जो नए वेज हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब ये है, बाकी जो बेसिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग ही है। हम्म अच्छा, आपने बता तो दिया कि आप में वर्क एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप हमें गाइड कर दें शुरू से कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या था, किस कब आपने सोचा कि मैंने मास्टर्स करना है, उसके बाद कब आपने अप्लाई किया और कब आप को स्कॉलरशिप अवार्ड हुआ? जी, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी एडमिशंस डॉट एस सी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, रिक्वायरमेंट जो है वो वहाँ पे गिवन है। 16th ऑफ अक्टूबर जो है वो स्टार्टिंग डेट है जब से एप्लीकेशन ओपन होती है। 15th जनवरी जो है वो उसकी लास्ट डेट है। अब होता क्या है कि आप इसमें जो है वो 4 यूनिवर्सिटीज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। अब मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस में आपने एप्लीकेशन फ़ी भरनी है, जो कि बताता चलूँ 900 एसई के स्वीडिश क्राउन। तो उस एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर जब उसका रिजल्ट आता है 3rd of April को, तो उसमें आपकी सिलेक्शन किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो हो जानी चाहिए। अगर आप एडमिशन सिक्योर करते हैं बाय द 3rd of April, तो तब आप जो है जो स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके साथ साथ की डेट्स का ख्याल रखिएगा। जो स्कॉलरशिप है, पहले आप ऐसा करें कि जब आप एक अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाएं स्वीडिश इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, और वहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर प्रोग्राम्स जो जिनको वो स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं, वो लिस्ट है। वो लिस्ट जो है उसमें आप देखें कि जो प्रोग्राम आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो उस लिस्ट में है कि नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो है वो उसी में जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करें। फिर आपके पास जो की डेट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए हैं वो है 10th फरवरी से लेके 20th फरवरी तक। उसमें आपके लिए जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, मोटिवेशनल लेटर, सीवी, उसके बाद जो है वो रेफरेंस लेटर्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, ये सारा कुछ जो है वो वहाँ पे चाहिए। उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो जो की है इसमें एक और ये है कि आपके पास जो है वो वर्क एक्सपीरियंस 3000 आवर्स का होना चाहिए। वो आप बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ऑलमोस्ट मतलब रफली जो है वो 2 years एक्सपीरियंस बनता है, 2 years प्लस। उसमें जो है वो आपके पास लीडरशिप एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए बहुत अहम बातों में से एक अहम बात ये भी है कि आपके पास जो है वो लीडरशिप एक्सपीरियंस हो, जो कि एसआई जो है वो डिमांड करती है। उसके साथ साथ जो है आप जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है या जो प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो यूएन के, यूनाइटेड नेशन के जो 2030 का जो एजेंडा है उसके गोल्स पे मबनी हो। उसमें से कोई भी हो, लेट सपोज अगर मेरी बात करें तो
उसमें सस्टेनेबिलिटी जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबके लिए, वो गोल जो है उसको मद्देनजर रखते हुए मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लिंक करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस तरह ये जनरल प्रोसीजर है, और साथ साथ में जो जो की पॉइंट्स हैं आप इनका खास ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अमन। मेरा ख्याल है कि ये एक काफ़ी कम्प्रिहेंसिव जो आपने बता दिया। इसके अंदर इंटरेस्टिंग शायद ये भी होगा कि क्योंकि आप की प्रोफाइल है, आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हुआ, तो शायद आप बेहतर बता सकें कि वो कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसने शायद सिलेक्टर्स की अटेंशन कैच की हो आपकी प्रोफाइल में। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा एक पर्सनल पर्सनल सजेशन सजेशन है सबको। आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करें, तो अगर आप ये समझते हैं कि लेट्स सपोज आपकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग है, आपका आइल्स अच्छा है, आइल्स जो है वो 6 बैंड जो है वो एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो लेट्स सपोज आपका आइल्स है, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, लेट्स सपोज वो मांगते हैं लीडरशिप एक्सपीरियंस और आपके पास लीडरशिप एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप अप्लाई ना करें। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत हाई होता है, और लाइफ में अगर आप जितनी जगहों पे भी अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करते हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हम थोड़ा सा ये करते हैं कि भाई यार थोड़ा सा मार्जिन है यार, यहाँ पे भी अप्लाई कर दें, यहाँ पे भी अप्लाई कर दें, हो सकता है हो जाए। वो हो सकता है हो जाए वाला जो यहाँ पे मैं नहीं समझता कि होता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फॉलो करें। आप समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं, क्योंकि यही टाइम जो आप यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने में आप उस डॉक्यूमेंट्स के जब डिटेल से उसको पढ़ते हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है आप रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे, कहीं और जगह अप्लाई करें। अब आ जाती है बात के इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें जो है स्कॉलरशिप अवेल करने में, ये है कि भाई कहीं ना कहीं मेरा जो था वो ये था कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जितनी भी चीज़ें थी, मेरा बैचलर, मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, ये सारा कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो रहा था। और सबसे बढ़ के यूएन का जो गोल है जो सस्टेनेबिलिटी का, उसमें ये आ रहा था। जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आप मोटिवेशनल लेटर जब लिखेंगे, तो आपको एक फेज में जो है वो उसको डिफाइन करना है कि आप ये तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं लिंक कर रही हों, तब जाके आप एक अच्छा प्रोफाइल जो है वो आपका वहाँ पे साबित होगा। मेरे ख्याल में यही चीज़ क्लिक की कि बाकी अल्लाह ताला की ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने ये अता किया। लेकिन जो जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो यही है कि आपने जो है ख़ास ख्याल रखना है कि रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, और जो लिंक है आपका कि आपका जो एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये कहीं ना कहीं लिंक करते हो। जी अमन, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आप जो है अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते या आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस लिंक नहीं करता उस प्रोग्राम के लिए जिसके लिए स्कॉलरशिप वो अवार्ड कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप मूव ऑन कर जाएं और फोकस करें कि जिधर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ताकि आप सही टाइम और एनर्जी के साथ उधर अप्लाई करें, ना कि आप हर जगह जो है ना अप्लाई करते रहें और आपकी एप्लीकेशन कहीं भी साउंड जो है ना वो ना हो। तो अब बात करते हैं कि आपने एप्लीकेशन को साउंड कैसे बनाना है। फ़र्ज़ करें एक एप्लीकेंट है, उसने रिक्वायरमेंट्स चेक कर ली हैं, वो बिल्कुल फुलफ़िल करता है या करती है, और उसका जो है वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन भी लिंक करती है उस प्रोग्राम के लिए जिसके लिए स्कॉलरशिप अवार्ड हो रहा है। अब स्टेज आती है कि उस इंसान ने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। एप्लीकेशन फ़ाइल करने के टाइम पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो ऐसे होते हैं जो डिग्रीज और डिप्लोमा होते हैं या कोई और सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी बने होते हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपने उस टाइम खुद से बनाने होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इस किस्म की डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आप ज़रा इनके ऊपर फोकस करके ज़रा बताएंगे कि एक एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन को कैसे बेहतर बनाए, अच्छे तरीके से उसको तैयार करे, और ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको कैसे प्रिपेयर करें।
जी, जी। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ एक और ये थी कि जो लीडरशिप एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो आपको चाहिए होगा, और अगर आपने किसी सिविल एक एक और सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है, वो एक यहाँ पे बहुत अच्छी तरह साबित हो सकता है, अगर आपके पास उसका सर्टिफ़िकेट है। अच्छा, उसके साथ-साथ जो मोटिवेशनल लेटर है, तो हमेशा हर एक स्कॉलरशिप के लिए ऑलमोस्ट जो मोटिवेशनल लेटर है, वो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें वो तमाम बातें होती हैं कि भाई वो आपको क्यों चूज़ करें एक तरह से, कि भाई आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो स्कॉलरशिप वो मोटिवेशनल लेटर का थोड़ा-सा पैटर्न भी बता देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो आसानी हो। अ, अक्सर मेरे पास जो है वो प्राइवेट मैसेजेस में जो है वो ज़्यादातर यही होता है कि मोटिवेशनल लेटर आप अपना भेज दें। लेकिन वो चूँकि एसआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइडेंस जो है वो मिल सकती है। तो मेरे पास जो है, जो मैंने मोटिवेशनल लेटर लिखा था, तो वो पैराग्राफ्स की शक्ल में है, ठीक है ना? तो पैराग्राफ्स ऑलमोस्ट वो 6 से 7 पैराग्राफ्स हैं। सबसे पहले जो है वो आप लिखें अपना नाम, अपना बैकग्राउंड, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप जो है वो कोहेरेंस में जो है ना, वो अपने पैराग्राफ को लिखें कि आपका हर एक पैराग्राफ जो है वो दूसरे से लिंक करता हो कहीं न कहीं। आप सेकंड पैराग्राफ में जो है आप लिख सकते हैं कि भाई आपकी ग्रेजुएशन, जो आपने ग्रेजुएशन की है, उसमें क्या चीज़ ऐसी थी कि आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट की, ग्रेजुएशन की ये फील्ड सेलेक्ट की। लेट्स सपोज अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों सेलेक्ट की? उस पे कहीं न कहीं पे 1-2 लाइन्स में उसको डिफाइन करें। आपकी अपनी मोटिवेशन कि आपने क्यों किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि भाई आपका वर्क एक्सपीरियंस, लेट्स सपोज अगर मैंने 2 कंपनीज़ में काम किया, तो मैंने एक कंपनी का जो है वो एक पैराग्राफ में, लेकिन उसमें भी लास्ट में 2-3 लाइनें ऐड होनी चाहिए, या स्टार्ट में आप कर सकते हैं कि मैंने ये कंपनी क्यों जॉइन की, मेरा मकसद क्या था, और ये सारी चीज़ें मैं अगेन एंड अगेन बताऊँगा कि आपकी लिंक होनी चाहिए एक-दूसरे से, रिगार्डलेस कि आपकी कोई भी फील्ड हो। फोर्थ में आपने दोबारा जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का ज़िक्र कर लिया। 5वें में आ जाते हैं यूनिवर्सिटी का। तो जब यूनिवर्सिटी का भी आप ज़िक्र करते हैं, प्रोग्राम का आप ज़िक्र करें, तो आप ये याद रखें कि जब आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, तो आपको उनको कोई कोई डिफरेंट स्टोरी नहीं सुनानी, लेकिन आपने वही बताना है कि अगर मैं ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो प्रोग्राम मैं चूज़ कर रहा हूँ, उसमें जो सब्जेक्ट्स मैं चूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे फ्यूचर को कैसे डिफाइन करेंगे। मैं उसमें खुद को कहाँ देखता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँगा। फिर लास्ट में जो है ओवरऑल एक लास्ट पैराग्राफ में जो है वो एक जनरल ओवरव्यू कि मैं फ्यूचर में स्वीडन के लिए मतलब कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कहाँ कर सकता हूँ, किस में कर सकता हूँ। एग्ज़ैक्ट पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब कोई फ़लसफ़ा ना जाने उसमें कि भाई ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो वाला नहीं, एग्ज़ैक्ट पॉइंट्स कि भाई एग्जैक्टली आप खुद को कहाँ देखते हैं। तो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है, अब बाकी लोगों ने भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया था और उनका हुआ है जिनका। तो लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि बड़ा ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके आइडियाज क्लियर हों, डोंट नीड टू कॉपी फ्रॉम समवेयर एल्स, क्योंकि आप जितना ओरिजिनल रहेंगे, लाइफ में भी एक ये रूल ही है, जितना आप ओरिजिनल रहेंगे वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो बात अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। जहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसमें वो आप अपनी जान नहीं डाल सकते कभी भी। जो राइटर होता है वो उसने अपने ही अंदाज से लिखा होता हम्म। है। तो अच्छी बात यही है कि आप टू द पॉइंट स्ट्रेट जो है उसको जो है वो अपने गोल्स को जो है वो डिफाइन करें। जी। जी, तो मुझे मैं आपका ये पॉइंट बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि बी ओरिजिनल। जैसे वो एक कॉल है ना कि बी योरसेल्फ एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो एक और चीज़ जिस पे मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि कुछ लोग ये हमारे फेसबुक पेज के ऊपर या ग्रुप के ऊपर लोगों से मांग रहे होते हैं कि यार मुझे अपना कवर लेटर दे दो, अपना मोटिवेशन लेटर दे दो, या फिर मैं भी काफ़ी एप्लीकेशंस दे चुका हूँ। लोग जो है ना गूगल करते हैं और कहीं से टेम्पलेट उठा के ना एज इट इज़ उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको सबमिट कर देते हैं। तो आप इन चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं? देखें, अगर मैं बात करूं तो आजकल जो जितनी हमारे पास रिसोर्सेज है ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप स्टडी करें। मैं हम्म। इसको बुरा नहीं कहता कि आप गूगल करें, आप उसको स्टडी करें, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे लिखा हुआ है, आप वो पॉइंट्स देखें, पढ़ें,
आप उसका नजरिया देखें कि भाई उसने क्यों ऐसा लिखा, वो कहाँ कहाँ पे उस लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। लेकिन अगेन वो बात आ जाती है, जब आप अपना मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं तो आपका एक्सपीरियंस तो दूसरे के पास नहीं है ना। आप जिस फील्ड से गुजरे हैं, जो फील्ड में मैंने हाथों हाथ जो एक्सपीरियंस लिया है, तो वो तो दूसरे का नहीं है ना। तो सीखने के हद तक तो ठीक है, सीखने के हद तक जैसे मैंने अभी आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, तो ये भी एक आप सीख रहे हैं। लेकिन अब ओरिजिनलिटी उसमें आप उसमें कब आएगी कि जब आप उसमें अपनी तरफ से अपनी बातें, अपनी स्टोरी डालेंगे। तो मैं इस चीज को हमेशा जो है, गूगल एक अच्छा सर्च इंजन है, हम सब मानते हैं, हम सब मैं खुद भी सर्च करता हूँ, लेकिन उसको एजुकेट होने के लिए पढ़ें, एजुकेट होने के लिए उस पर रिसर्च करें, लेकिन आप उसको कॉपी पेस्ट के लिए ना यूज करें, ये बिल्कुल गलत है। फैंटास्टिक, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, एंड पर आपका कोई फाइनल मैसेज एप्लीकेंट्स के लिए कि वो एप्लीकेशन फाइल करते टाइम स्कॉलरशिप के लिए किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखें? आपने काफ़ी बातें पहले बता दी हैं। एक जो आपने वैसे मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना चाहिए, उसमें जो चीज़ें आपने बताई हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे अपना एक और ट्रिक याद है कि आपने बेसिकली करना ये होता है कि आपकी जो सीवी है ना, आपने उसको एलाबोरेट करना होता है कवर लेटर के अंदर, जब आप जॉब अप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल सिमिलर सिचुएशन जो है ना बेसिकली मोटिवेशन लेटर के लिए भी है। तो आपका फाइनल मैसेज, फाइनल थॉट्स के जो फ्यूचर एप्लीकेंट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए इंस्टीट्यूट के लिए, वो किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखें? एक समरी दे दें अगर चाहें। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे ये रेज्यूमे को एलाबोरेट करने का ही असल में नाम है। आप अपने एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सबसे पहले यही कहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं, अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर उन्होंने लिखा होगा आपके लिए, आप मेहनत करें। कहीं से जो है वो कॉपी पेस्ट ना करें। जो स्किल्स आपके पास हैं, अगेन एंड अगेन इम्पॉर्टेंट कि आप रिक्वायरमेंट्स जो भी आप में है, देखें आप पीछे जाके वो सारा एक्सपीरियंस ले नहीं सकते जो उनको चाहिए। ठीक हो गया ना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपके पास है आप उसमें देखें, आप एडजस्ट कर रहे हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, गो अहेड, अप्लाई फॉर दैट। फिर आ जाती है, अगर आप सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर रहे हैं, उसमें की एक और चीज मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि जो लीडरशिप एक्सपीरियंस, यूएन का सस्टेनेबिलिटी के जो गोल्स हैं, उसमें से आपका प्रोग्राम का होना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत 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 अच्छा रोल जो है वो प्ले करेंगे, अगर आप स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं स्पेसिफिकली। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं जो थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करूँगा कि अमन ने मेंशन किया यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो काफ़ी सारे लोग इसमें वंडर करेंगे कि ये क्या है। तो यूएन ने 17 डिफरेंट गोल्स डिफाइन किए हैं, जिसके अंदर आप पॉवर्टी की बात करें अगर, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी है उसके अंदर, साफ पानी और सैनिटेशन। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके साथ साथ आपके पास अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी उनके एजेंडा में शामिल है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शंस, और लाइफ ऑन लैंड, और फाइनली पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल। सो ये वो डायमेंशंस हैं जिसके इनमें से किसी के अंदर भी अगर आपने एजुकेशन ली है या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी ब्राइट कैंडिडेट होंगे किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर आपने इससे रिलेटेड एजुकेशन है तो आप कोशिश करें, आप उसको इससे कनेक्ट करें और फिर आप अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें। जी, फैंटास्टिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैमूर, और बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अमन शाह कि आपने इतनी डिटेल के साथ बताया कि जो फ्यूचर एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि वो एक मजबूत एप्लीकेशन बन जाए। तो व्यूअर्स, आज वाली वीडियो हम इधर ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का हमें। हम इंशाल्लाह एक और बल्कि एक से ज़्यादा और वीडियोस के साथ दोबारा हाज़िर होंगे जिसमें हम और सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को लेके आएंगे यहाँ पर अपने चैनल पर, और वो अपने एक्सपीरियंस के मुतालिक बताएंगे और आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।